हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जीके जीएस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने अपनी जो है अभी तक 8 क्लास कर ली हैं और हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हुए मॉडर्न तक जाएंगे। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज चीज़ें करा रहे हैं आपको, जिसमें आप जिससे चीज़ों को आसानी से समझ सकें। और अभी तक हमने अपनी इन 8 क्लासों में कुषाण वंश तक की चीज़ें हमने जान ली हैं। कुषाण शक और जो इंडो यूनानी आए हुए थे वहाँ तक की चीज़ें हमने जानी। अब जो हमारा अगला फेज़ है, अगला चैप्टर है, उसमें हम जानने वाले हैं कि गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल में क्या क्या चीज़ें रहीं, कैसे गुप्त वंश का जो है उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, वो सब के बारे में जानेंगे, कैसे उसकी स्थापना हुई। तो आज की क्लास जो है हमारी गुप्त वंश को लेके है और अगली क्लास जो होगी वो गुप्तोत्तर काल को होगी। तो 2 क्लास में हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल दोनों खत्म करने वाले हैं, क्योंकि गुप्त वंश एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए। इससे क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। ये मान लीजिए हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाते हैं, किसी ना किसी टॉपिक से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी राजा पे आपको इस जो है चैप्टर से, गुप्त वंश से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज और देखते हैं कि क्या है गुप्त वंश में जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है जानने के लिए, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 275 से 550 ईस्वी के बीच में। यानी आप समझ रहे हैं कि तीसरी जो ईस्वी से लेकर 6वीं ईस्वी तक के बीच में ये आपका गुप्त वंश रहा। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल है। तो अभी हम गुप्त वंश को समझेंगे और अगली वीडियो में हम गुप्तोत्तर को समझेंगे, जिसमें हर्षवर्धन का काल आएगा और उसके बाद की चीज़ें होंगी। तो पहली बात इसमें समझ लीजिए कि गुप्त जो थे वो कैसे पता चलता है क्या थे, तो वो कुषाणों के सामंत थे। ये हमें समझ में आता है कि संभवतः वो क्या थे, जब कुषाण वंश था तो उस टाइम ये उनके सामंत हुआ करते थे। और दूसरी बात, इसका जो आरंभ है, जो इस वंश का जो आरंभ हुआ वो यूपी और बिहार का जो आज का क्षेत्र है उन एरिया में हुआ था। तो किस तरीके से, तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ वो प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में माना जाता है। पहली बात, ये कौशाम्बी में माना जाता है। आज की जो बिहार और यूपी का जो जगह है उस एरिया का क्षेत्र हुआ करता था। और जो इसके संस्थापक हैं वो आपके कौन से हैं, महाराज श्रीगुप्त। इनको श्रीगुप्त बोला जाता है। अब इनको 240 से 280 ईस्वी के बीच में ये शासन किए थे, ऐसा माना जाता है। इसके बाद इसके जो गुप्तकालीन समय है उसके बारे में भी पता चलता है कि ये वैष्णव अवशेष यहाँ से मिले हैं। कहाँ से, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है बेतवा नदी के पास यूपी में, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये इसमें इस समय गुप्त कालों के राजाओं ने देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनवाया था। इसके साथ ही गुप्त सम्राट जो गुप्त शासक थे वो किस धर्म को मानते थे, तो इस तरीके से देखा जाता है कि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी वैष्णव धर्म को संरक्षण देते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। अब श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच भी आते हैं, लेकिन इनका जो है घटोत्कच, लेकिन इनका जो समय था वो ज़्यादा नहीं था। तो फिर उसके बाद सीधे हम जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं, हम चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय है वो आपका 319 से लेकर 335-36 तक के बीच में माना जाता है कि इतने समय तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने इस पर शासन किया था। इसमें क्या हुआ कि पहला ये महान शासक था। पहली बात, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो महान गुप्त शासक थे प्रथम। इसके बाद जो गुप्त वंश का स्थापना तो इन्होंने की थी श्रीगुप्त ने, लेकिन इस गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि जब अपना राज्याभिषेक करवाया था तो गुप्त संवत को जारी किया। ये बात आपको जाननी है, गुप्त संवत निकलवाया ने। शक संवत आपको मैंने बताया था वो आपके कनिष्क ने जारी किया था, तो ये इन्होंने गुप्त संवत जारी किया। इसके बाद इन्होंने जो कई सारे युद्ध किए तो उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को महाराजा धिराज की उपाधि दी। इन्होंने अपने लिए महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इसके साथ ही इनके जो सिक्के होते थे उन पर कुमार देवी का नाम जो है अंकित होता था। सिक्कों पर यह है कि एक तरफ पत्नी का, कुमार देवी का ये एक चित्र अंकित करवाया करते थे। इसके बाद और जो कुमार देवी थी वो कौन थी, तो लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन थी, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था कुमार देवी। तो इस तरीके से 4-5 चीज़ें इनके बारे में आपको जाननी चाहिए। पहली, इन्होंने गुप्त संवत जारी करवाया जब राज्याभिषेक किया। दूसरी बात, ये प्रथम महान शासक थे गुप्त वंश के और वास्तविक संस्थापक भी ये कहे जाते हैं। इन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की और फिर उसके बाद सिक्कों पर इन्होंने कुमार देवी का जो है चित्रांकन करवाया। और इन्होंने जो राजकुमारी थी वो कुमार देवी, वो कहाँ की थी, तो लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवियों की, यहाँ की शासक की वो राजकुमारी थी, उससे इन्होंने विवाह किया था। अब अगली बात जो जानने वाली है आपके लिए वो ये है कि जो आपका अगला शासन है, अगला शासक जो आपका है वो चंद्रगुप्त के बाद आपका समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त को जो है गद्दी कैसे मिली, तो चंद्रगुप्त ने अपनी भरी सभा में क्या किया था, दरबार में समुद्रगुप्त को क्या किया कि गद्दी इसने सौंप दी थी कि हम, मेरा बेटा जो है अब शासन संभालेगा। तो उस तरीके से समुद्रगुप्त जो है वो गद्दी पर बैठे। और इसके अलावा अब समुद्रगुप्त जो है वो एकदम पराक्रमी, इन्होंने परक्रमांक उपाधि धारण की, क्योंकि ये जो है इन्होंने सब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तरफ चारों तरफ अपनी विजय को जो है फहराया, विजय पताका को अपनी फहराया था। इस वजह से ये फेमस हुए। और
इन्होंने क्या किया कि श्रीलंकाई शासक मेघवर्मन ने गया में जो बौद्ध मठ बनाना था तो उसके लिए समुद्रगुप्त से उन्होंने अनुमति मांगी थी। ये आपको जानने वाली बात है कि समुद्रगुप्त ये इतना इनका शासन शक्तिशाली था कि मेघवर्मन जो शक्तिशाली जो श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, उसने समुद्रगुप्त से क्या है बौद्ध मठ बनवाने के लिए गया में इन्होंने क्या है अनुमति मांगी। और विंसेंट स्मिथ, ये एक विंसेंट स्मिथ ने इतिहासकार ने इनको क्या बोला है, इनको भारतीय नेपोलियन का जो है संज्ञा दी। इन्होंने उसको इस नाम से बुलाया कि जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन होता है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। भारत का नेपोलियन कौन बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में इसको लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, तो लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। इसके साथ ही इसने 8 प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए, जैसे उनमें कुछ एग्जाम्पल हैं बीड़ा बादन गारुड़ अश्वमेघ आदि। इसके साथ ये विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु को ये मानते थे। इसके साथ ही इन्होंने कविराज की उपाधि और बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर अपने आप को अंकित करवाया। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। कविराज की उपाधि धारण की इन्होंने, और इसके साथ ही इन्होंने सिक्कों पर अपने आप को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया, सिक्के जारी किए। इनके समय के जो धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णुगोपा इनके समकालीन क्या थे? नरेश थे, शासक थे। इसके साथ ही समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और जानने वाली बात है कि इनके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं वो प्रयाग प्रशस्ति में लिखी है। और प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाले कौन है? तो हरिसेन है। और हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई है वो चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली एक जो लिखने की कला है, तो उसमें चंपू शैली में इनकी जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। इसके साथ ही बौद्ध विद्वान जो वसुबंधु को संरक्षण इन्होंने दिया। वसुबंधु को संरक्षण किसने दिया था? तो समुद्रगुप्त ने दिया था। इसके अलावा इसने दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति ग्रहणामोच्छानुग्रह की नीति अपनाई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन्होंने उनको जो है अपना ग्रहणामोच्छानुग्रह की नीति उनके लिए अपनाई थी। उसमें क्या था कि उन्होंने उनको हरा के या उनको अपने अंदर ले लिया और उनको क्या है कि चीज़ें भेंट देने के लिए, उनका जो है सम्मान करने के लिए, उनके अधीन रहने के लिए उनको कंट्रोल में किया था समुद्रगुप्त ने, दक्षिण के जो राजा थे उनको। अब अगली बात अगले राजा के बारे में है, जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चंद्रगुप्त के बारे में क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम से बन सकती हैं। पहली बात, ये दरबारी विद्वान इनके बारे में जानेंगे। दूसरी बात, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के बारे में क्या है इनके बारे में, कि इसके बारे में जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहली बात इसमें ये जान लीजिए। दूसरी बात, एक महरौली यानी कि जो दिल्ली में महरौली लोह स्तंभ मिला है उसमें चंद्र नाम लिखा था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित उसको हम मानते हैं कि उन्होंने ही इसकी स्थापना करवाई होगी। इसके साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि विक्रमादित्य और सकारी या साकारी की उपाधि इन्होंने शक को हराने वाले इसीलिए इन्होंने साकारी की उपाधि धारण की, और विक्रमादित्य की भी उपाधि इन्होंने धारण की। इनके दरबार में जो आपके चीनी यात्री फायान आए थे, ये आपको याद रखना है कि इन्हीं के दरबार में जो है चीनी यात्री फायान आए थे। इसके बाद ही इनमें विद्वानों में देखें इनके दरबार में तो नवरत्न रहते थे। ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या है, नवरत्न रहते थे। कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, और ये आपके घटक पर और बारामेर और बरूची। तो इस तरीके से ये जिसके बारे में चीज़ें जानने वाली हैं। वहीं कुमारगुप्त की बातें जाने तो कुमारगुप्त जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण, नालंदा जो विश्वविद्यालय आपका महत्वपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना के बारे में इनको जाना जाता है कि कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इसके बाद कि जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त का जो शासन था वो सुव्यवस्थित था, और मंदसौर जो है उस अभिलेख से हमें पता चलता है कि इनका शासन अच्छा खासा सुव्यवस्थित तरीके से चलता था। उसके बाद ताम्रपत्र इनके यहाँ से मिले, इनके बारे में बताते हैं। धनदेव, दामोदर, इनको आप ये मान के चलिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, बस आप ये इतना याद रखिए कि मंदसौर से इनके शासन के बारे में पता चलता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इसके अलावा इन्हें स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं चलवाई, यानी 3 प्रकार के धातुओं की, स्वर्ण और आपकी रजत और ताम्र। इसके बाद अलावा इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही इन्होंने सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के भी चलाए, तो सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के भी इन्होंने ही चलवाए कुमारगुप्त ने, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही बिलसड़ अभिलेख में क्या है कि बिलसड़ अभिलेख में गुप्त वंशावली कुमारगुप्त तक है, इसका बारे में पता चलता है कि कुमारगुप्त तक बिलसड़ जो है, उन बिलसड़ अभिलेख में पता चलता है कि कुमारगुप्त लास्ट शासक, इसमें कुमारगुप्त के अलावा ऊपर के जो शासक थे उनके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। तो इनके बारे में इतनी बातें हैं। स्कंदगुप्त के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम के लिए, तो पहली बात कि इनके जो डेट ऑफ, आप इसमें सब में आपकी डेट लिखी हुई है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त, इन सबकी डेट ऑफ, मतलब कब से कब तक ये शासक रहे थे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिक्कों पर इनको गरुड़ ध्वज अंकित किया गया है।
पहली बात, इन्होंने गरुड़ ध्वज अंकित करवाया सिक्कों पर, जब सिक्के जारी किए तो उन्होंने गरुड़ ध्वज इस पे अंकित करवाया। दूसरी बात, इसके समय जो है हूणों ने आक्रमण किया था, जिसको इन्होंने जो है रोक दिया, हरा दिया, और उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि इन्होंने क्या किया कि सुदर्शन झील जो होती है उसका पुनरुद्धार या जो है जीर्णोद्धार करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये भी आपके लिए जानने वाली बात है कि ये भी इसमें शामिल है। जैसे मैंने उसमें 4 नाम बताए थे कि इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, रुद्रदामन के बारे में बताया था, और फिर ये आपके स्कंदगुप्त के बारे में भी मैंने इसमें जो है इन्होंने सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाई। तो इस तरीके से 4 राजाओं के नाम इसमें आते हैं। इसके साथ ही जो स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र नामक जातियों को हराया था, ये आपको याद रखना है, पुष्यमित्र नामक जातियों को हराया। तो उस तरीके से इनके बारे में चीज़ें हैं। और सिक्कों पर इन्होंने पद्मासन में क्या किया कि विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति, धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति भी सिक्कों पर अंकित करवाई। ये याद रखना है कि इन्हीं के समय यानी गुप्तों के समय से ही जो है सिक्कों पर लक्ष्मी, धनुष बाण के राजा की आकृति भी अंकित होने लगी थी। इसके अलावा इसने चीन में राजदूत भेजे, ये आपको याद रखना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चीन में अपने राजदूत भेजने वाला गुप्त शासक कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लगाएंगे स्कंदगुप्त। इसके साथ ही कुछ और छोटे छोटे राजा हैं जो इनके गुप्त वंश से संबंधित हैं। तो पहली बात कि जो आपका अंतिम शासक है गुप्त वंश का, वो आपका विष्णुगुप्त तृतीय है, ये आपको याद रखना है। 540 से 550 के बीच में ये रहा। इसके साथ ही आपको जानना है गुप्तों ने सर्वाधिक क्या हुआ संख्या में सोने के सिक्के चलाए थे, जिसके बारे में हमने अभी कुमारगुप्त वाले में चर्चा की थी। इसके साथ तोरमाड़ के पुत्र थे मेहरकुल, और मेहरकुल जो थे तोरमाड़ के पुत्र थे, और नरसिंह गुप्त ने हूण नरेश जो मेहरकुल को क्या किया था, पराजित किया। तो नरसिंह गुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था, जिसने क्या किया था, मेहरकुल को हराया था। और तोरमाड़ भारत के दूसरे हूण आक्रमण के नेता था। तो जो हूण थे वो उसका एक राजा था मेहरकुल, उनका बेटा, और उसको हराया था नरसिंह गुप्त ने, ये आपको याद रखना है। वहीं पे एरड़ अभिलेख जो है, एरड़ भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है, उससे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानने वाली है कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य किससे मिलता है, तो आपको लगाना है आपके एरड़ अभिलेख से मिलता है, जो 510 ईस्वी में भानुगुप्त से संबंधित है। इस तरीके से चीज़ें इसमें होती हैं। कुछ अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं कि इनके समय जो है अधिकारी थे वो किस तरीके के थे। तो पहली बात, सेनापति जो होता था उसको हम महाबलाधिकृत बोलते थे, महाबलाधिकृत बोलते थे। न्यायाधीश को हम बोलते थे महादंडनायक। तो इस तरीके से वहीं लेखाधिकारी को बोलते थे महाअच्छपटालिक बोलते थे। और राजकोष का जो अधिकारी होता था उसको भंडागाराधिकृत या भंडार से संबंधित जो अधिकृत, जो उसको अधिकृत किया गया था उसको राजकोष का अधिकारी बोला जाता था, भंडाराधिकृत। दंडपाशिक किसको बोलते थे, तो दंडपाशिक जो हुआ करता था वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वहीं एक और जान लीजिए कि शिक्षा और धर्म से संबंधित अधिकारी को विनय स्थिति संस्थापक जो थे, वो मतलब विनय स्थिति संस्थापक बोला जाता था शिक्षा एवं धर्म के अधिकारी को। कुमारामात्य सर्वोच्च अधिकारी जो होता था कुमारामात्य बोलते थे, अमात्य बेसिकली कुमारामात्य होते थे। वहीं पे पुलिस कर्मचारी को भाट बोला जाता था, पुलिस कर्मचारी कौन होता था, भाट होता था। और भुक्ति क्या था, तो एक प्रांत हुआ करता था। आज का जो आपका स्टेट है उसी तरीके से भुक्ति जो हुआ करते थे वो ये भुक्ति नाम से प्रांत जाने जाते थे। और ऊपरिक कौन था, इस प्रांत भुक्ति का अधिकारी हुआ करता था। गुप्ता सीमांत प्रदेश को, जो सीमा के आसपास के होते थे उसको गुप्ता बोलते थे। और विषय यानी जिले को, आज के जिले को, तो इसका अधिकारी है विषयपति होता था, उसको विषय बोला जाता था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रांत, फिर उसके नीचे आपका विषय, और ये सीमांत प्रदेश है वो अलग है। और आपका गांव का मुखिया महत्तर कहलाता था। और पुरपाल जो होते थे या द्रांतिक नगर प्रशासक होता था। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें शब्दावलियां हैं कि कुमारामात्य क्या है, भाट क्या है, पुलिस कर्मचारी, पुरपाल या द्रांगिक क्या है, या महत्तर क्या है। इस तरीके से गांव का मुखिया, विषयपति कौन है, तो विषय का जो है अधिकारी होता है। गुप्ता क्या है, तो सीमांत प्रदेश को गुप्ता बोलते हैं। भुक्ति को क्या है, तो भुक्ति प्रांत को बोला जाता था। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब गुप्त काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी उस पर चर्चा करें तो गुप्त काल में आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो भूमि पर पूरी पर क्या होता था, सम्राट का अधिकार होता था। ये पहली बात आपको जानने वाली है कि भूमि पर क्या होता था, सम्राट का अधिकार होता था। दूसरी बात, जो भाग यानी कि आपका जो टैक्स लिया जाता था वो उत्पाद का 1/6 कर लिया जाता था। जो आपका बली या कर या भाग लिया जाता था, टैक्स जो होता था वो 1/6 होता था। उसके अलावा नगद जो कर होता था उसको हम हिरण्य बोलते थे, ये आपको याद रखना है, नगद कर को हिरण्य।
बेगार या पताका को बिस्टी बोलते थे। और यहाँ पे क्या था कि भूमि माप के पैमाने को क्या क्या नाम दिए गए, तो उसको ये नाम दिए गए थे, निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणावाय और आड़वाप। तो इस तरीके से आप याद रखना है कि ये सब नाम है भूमि माप के पैमाने हैं। अब जो पुलिस कर होता था उसको क्या बोलते थे, उसको भट्ट बोलते थे। और नशीली वस्तुओं पर जो टैक्स लगता था वो भूतोबात प्रत्यय बोला जाता था। इसके साथ ही इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके जानने वाली बात है वो है गुप्तकालीन बंदरगाह जो पत्तन हुआ करते थे उनके नाम। और क्योंकि यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में ये आपके पत्तन पूछ लिए जाते हैं, आपको इसीलिए ये सारे याद रखने हैं। पहला इसमें आपका ताम्रलिप्ति, भृगु कच्छ या बड़ौच जो आपके गुजरात में है, ये आपका यहाँ है दक्षिण में। इसके अलावा मुजरिस, अरिकामेडु, ये भी दक्षिण में है। कावेरी पट्टनम आंध्रा, और आपका ये कर्नाटक, और घंटसाला जो आपका इधर हो जाएगा ईस्ट की तरफ। फिर आपका कुदरा, फिर चौल, ये सारे जो आपके क्या है पत्तन है, ये आपको याद रखना है। इनको आप स्टार कर लीजिए, अपने में लिखिए, अपने एक चार्ट बनाइए, इस पर लिख लीजिए कि हाँ गुप्तकालीन बंदरगाह, ताम्रलिप्ति, भृगु कच्छ या बड़ौच, मुजरिस, अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, घंटसाला, ये सारे आपके ये थे। इसके अलावा श्रेष्ठी या सार्थवा किसको बोलते थे, तो व्यापारी लोगों को श्रेष्ठी या सार्थवा बोला जाता था। वहीं पे खरीद बिक्री के हेतु प्रयुक्त जो थी वो कौड़ी के रूप में यूज़ करते थे। सोने का सिक्का होता था उसको दीनार बोलते थे, ये आपके लिए जानने वाली बात है। वहीं ना जोतने योग्य ज़मीन को क्या बोलते थे, तो एक तरह से वो खिल ज़मीन होती थी उसको खिल बोलते थे। वहीं पे एक भूमि की दूसरा जो जंगल की भूमि होती थी वो उसको अप्रहत, यानी जिसको छुआ ना गया हो, जिस पे कोई चीज़ एक्टिविटी ना की गई हो, अप्रहत बोलते थे। और खेती योग्य ज़मीन जो होती थी उसको क्षेत्र बोलते थे। वहीं पे बास योग्य ज़मीन यानी रहने योग्य तो उसको वास्तु, और दलदली भूमि को औदक भूमि बोला जाता था। तो इस तरीके से भूमि के जो टाइप हैं वो आपके 5 हो जाते हैं कि खेल जो जिस न जोतने योग्य ज़मीन हो, जैसे बंजर टाइप होती है, और जिसको कभी जोता ना गया हो, किसी पे एक्टिविटी ना की हुई हो, तो उसको अप्रहत बोलते हैं। और जो जिस पे खेती योग्य ज़मीन है, जिस पे खेती होती है, उसको क्षेत्र बोलते हैं। और जिस पे रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं उसको वास्तु, और दलदली भूमि को हम जो है औदक बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। वहीं हम जानते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में कि यहाँ पे सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में बात करें तो पहली बात तो हमने बताया कि वहाँ सती प्रथा के साथ ही दास प्रथा भी देखी जाती थी गुप्त वंश के समय में। तो इसके साथ फायान जो यात्री आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उसने कहा कि समाज में जो है अछूतों को प्रवेश वर्जित था, यानी अछूत जो है समाज में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वर्णों का आधार जो था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म ना होकर अब जन्म हो चुकी थी, यानी जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था जो है निर्धारित कर दी गई। और इसी गुप्त वंश में जो है ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दे दिया गया था कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च पद पे या सर्वोच्च जो है समाज में सर्वोच्च लेवल पे रहेंगे। अब स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी गुप्तों के समय, ये आपको जानना है। पहली बात, इनमें क्या हुआ कि पर्दा प्रथा शुरू कर दी गई, सती प्रथा का प्रचलन हुआ, बाल विवाह को शुरू किया गया। इस समय इस सारी चीज़ें, तीनों जो बुराइयाँ एक तरह से मानते हैं, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। कायस्थों का उदय हुआ। तो ये सारी समाज के बारे में जानने वाली बात है। वहीं पे धार्मिक व्यवस्था कैसी रही इस समय, वो जान लेते हैं कि पहली बात तो यहाँ का धर्म जो था वो वैष्णव धर्म था, और गुप्तों ने परम भागवत की उपाधियाँ धारण की। वहीं पे गरुड़ को जो है राज की चिन्ह बनाया, ये आपको याद रखना है। परम भागवत की जो है उपाधि धारण की, और गरुड़ को क्या किया था, इन्होंने राज की चिन्ह बनाया था। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, गुप्त काल में मूर्ति उपासना का जो है केंद्र बन गई थी, यानी कि मूर्ति उपासना केंद्र बन गई, मूर्ति की उपासना की जाने लगी, उसका पूजन किया जाने लगा। इसके साथ ही मथुरा जो था, और सारनाथ और पाटलिपुत्र, ये 3 जगह हैं वो मूर्ति कला के केंद्र बन गए। ये आपको याद रखना, ये इसी से लिंक करके आप समझिए कि एक तो मूर्ति स्थापना का, मूर्ति जो थी वो उपासना का केंद्र बन गई। इसके साथ ही जो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र है वो मूर्ति कला के केंद्र भी बन गए। और प्रमुख मंदिर कौन से बनाए गए वो जान लीजिए गुप्त काल में। तो आपका भितरगांव का ईंट का मंदिर जो है वो आपका बनाया गया, इसको लक्ष्मण मंदिर भी बोलते हैं। इसके साथ ही सिरपुर का लक्ष्य मंदिर, भूमरा और खो मंदिर का भी इस समय जो है निर्माण किया गया। इसके साथ ही एक फेमस मंदिर जो आपका देवगढ़ दशावतार मंदिर है, इसमें विष्णु को शेषनाग सस्या पर विश्राम करते दिखाया गया। ये आपके लिए जाना मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये और इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है बात। पंचायतन शैली के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक जो मुख्य भगवान होते हैं उनके चारों तरफ उनके संबंधी, यानी उसके परिवार के या उनके कोई भी रिश्तेदार, जब उनके भी मंदिर साथ में बनाए जाते हैं और मुख्य भगवान जो बीच में होते हैं, तब उस शैली को जो बोलते हैं वो आपकी पंचायतन शैली बोलते हैं। क्योंकि 5 मंदिरों का उसमें एक तरह से निर्माण है, तो पंचायतन शैली का ही एक स्ट्रक्चर होता है।
तो इस तरीके से ये जो मंदिर था वो देवगढ़ दशावतार मंदिर वो आपके यूपी में बना है। तो इस तरीके से देखा जाता था कि गुप्तों के समय इसका मंदिर का निर्माण हुआ। इसके अलावा फाहियान के अनुसार क्या था कि गुप्त काल में कश्मीर, अफ़गानिस्तान और पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र माने जाते थे। इसमें ये वाले जो जगह थी वो इस समय जो है बौद्ध धर्म के केंद्र थे। अब कला संस्कृति के बारे में जानें तो इस समय कला संस्कृति की हालत कैसी थी उसको जान लेते हैं। तो उसके बारे में बात करें तो धन्वंतरी के बारे में बात करें तो ये क्या था कि उन्होंने अष्टांग हृदय नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ की जो है खोज की थी, यानी उसका जो है उसको रचना की। एक तरह से ये मान लिए कि अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की खोज की। नागार्जुन क्यों फेमस है? तो नागार्जुन ने इस समय क्या किया कि इस चीज़ ने चिकित्सा की खोज की थी, तो नागार्जुन चिकित्सा के लिए जाने जा रहे हैं। बारामेहर ने ज्योतिषी से और पंच सिद्धांतिका और लघु सिद्धांतिका की रचना की। इसके साथ ही ब्रह्मगुप्त को क्यों फेमस है? तो ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो इसीलिए आप जाने जाते हैं कि ब्रह्मगुप्त जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने के लिए जाने जाते हैं। बारामेहर जो है वो पंच सिद्धांतिका के लिए जाने जाते हैं, और इस चिकित्सा के लिए नागार्जुन, धन्वंतरी आपके आयुर्वेद ग्रंथ के लिए। इसके साथ ही आर्यभट्ट जो है आपके वो गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ थे। ये भी आपको याद रखना कि आर्यभट्ट भी गुप्त काल से संबंधित रहे हैं। वहीं पे याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति की स्मृतियाँ गुप्त काल में लिखी गई। ये आपको याद रखना है कि इन सबकी जो है स्मृतियाँ जो हैं, यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, कात्यायन की और बृहस्पति की स्मृतियाँ जो है किस समय लिखी गई? इसी समय लिखी गई। वहीं पे जो अंतिम संकलन रामायण और महाभारत का किया गया वो भी गुप्तों के काल में किया गया था। गुप्तों के समय ही अंतिम रूप से महाभारत और रामायण को जो है उसका अभी का जो वर्जन है वो लिखा गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ शैक्षणिक केंद्र हैं वो आपको ये ध्यान रखने हैं कि बल्लवी जो गुजरात का है, उसके अलावा उज्जैनी, काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र, तो इस तरीके से नालंदा भी इसमें आता है। तो इस तरीके से ये शैक्षणिक केंद्र जो होते हैं वो इसी गुप्त काल से संबंधित माने जाते हैं। यहाँ पे जो शतरंज का खेल था वो भी कब आया? गुप्त काल के समय ही आया शतरंज का खेल। इसके बाद बाघ, अजंता की गुफाओं पर जो गुप्तकालीन अवशेष हमें देखे जाते हैं वो कौन सी नंबर की गुफाएं हैं? तो 16, 17, 19 में गुप्तकालीन अजंता की जो संख्या है वो गुप्तकालीन ही है, यानी कि गुप्तों के समय ही 16वीं, 17वीं और 19वीं जो आपकी गुफा संख्या है अजंता बाग की वो बनाई गई थी। तो इस तरीके से कला संस्कृति आप समझ गए यहाँ की। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। कल हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है गुप्तोत्तर काल में क्या क्या घटनाएं हुई, और फिर हमारा जो है गुप्त काल पूरा समाप्त हो जाएगा और एक तरह से मध्यकाल की समाप्ति प्राचीन भारत की समाप्ति हो जाएगी। उसमें एक दो बातें जो दक्षिण भारत को लेके पूरा एक दक्षिण भारत के लिए वीडियो बनाई जाएगी, पूरा दक्षिण भारत आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है आपका मध्यकाल शुरू होगा। तो इसी तरीके से हम टॉपिक लेके आते रहेंगे और जो जो आपके लिए जानने वाली बातें होंगी वही आपको बताई जाएंगी। बाकी आपको और अच्छे से चीज़ें जाननी है और बेहतर तरीके से, तो आप यूपी पीसीएस, अगर और आपको बेहतर तरीके से जैसे आपको अच्छे से हिस्ट्री पढ़नी है तो यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस आर का जो बैच चल रहा है उसकी क्लास की हिस्ट्री आप जब चलेगी, अभी तो उसमें ज्योग्राफी चल रही है, जैसे वो ख़त्म होगी तो ज्योग्राफी के बाद जो है आप इसमें ये वाली क्लास अगर हिस्ट्री की करते हैं तो आप और अच्छी से चीज़ें समझ पाएंगे। ये जो क्लासें चल रही हैं वो आपके जो है क्वेश्चन पे डिपेंड है और आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगर पहली बार देख रहे हैं तब, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिससे वो आपके दोस्त भी इस क्लास को देख सकें, और लाइक कर लीजिएगा जिससे आपके लाइक करने से क्या है हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, हमें आता है समझ में कि और मेहनत करें आपके लिए और चीज़ें बनाएं और बेहतर से बेहतर चीज़ें करें। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।